दोस्तों बीपीएससी डबल एओ का एग्ज़ाम अब चाहे जो भी हो, अब हमें बीपीएससी ऑफिस पर छोड़ देना चाहिए कि वो एग्ज़ाम डेट कब देती है, और हमें सिर्फ अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है और हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रेमचंद्रा आज फिर से बीपीएससी डबल एओ के लिए प्रैक्टिस सेट 14 लेकर आया हूँ। 13 कराए जा चुके हैं प्रैक्टिस सेट 50-50 क्वेश्चनों का। जो लोग अभी भी नए हैं ज़रूर देखिए, ठीक है ना। कहीं नहीं मिलेगा, आप सर्च मारिए बीपीएससी डबल एओ प्रैक्टिस सेट, मेरा ही चैनल, आपके भाई का चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ही मिलेगा। ठीक है, तो मुझ पर भरोसा रखिए और उम्मीद बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। आइए देखें, सवाल बहुत अच्छे हैं। जो इस तरह के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों को डबल एओ का मीनिंग भी पता नहीं होगा, वो लोग क्या प्रैक्टिस सेट डालेंगे आप खुद समझ सकते हैं। केवल 67 के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, हमें तो अपने डबल एओ के लिए तैयारी करना है। आइए देखें सवाल, रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही ईजी और अच्छा सवाल है। रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, रदरफोर्ड के ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का केंद्र जो है धनावेशित होता है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है, जिसे नाभिक कहा जा सकता है। परमाणु में केंद्रक में 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है परमाणु केंद्रक की ए आंसर होगा। आइए देखें अगला सवाल, आंसर आप कितना सही करते हैं ये भी बताइएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। 50 सवालों में आप कितना करते हैं, तभी आपका पता चलेगा कि आप कट ऑफ पार कर पा रहे हैं कि नहीं। आप खुद से भी आंसर लगाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप ही के फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोडा क्षार या धावन सोडा किसका नाम है? बहुत बार ये सवाल बना है और ये बहुत ही इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का नाम जो है सोडा क्षार या धावन सोडा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, सूत्र भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, रासायनिक सूत्र पे भी सवाल बनता है। Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो इसके ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अधिकतर नींबू का पीएच मान जो है 7 से कम होता है, क्योंकि पीएच पैमाने पर अम्ल के लिए 7 से कम मान, क्षार के लिए 7 से अधिक मान तथा उदासीन पदार्थों के लिए 7 का मान प्रमाणित किया जाता है। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार सवाल बना है जल पे, तो जल का सेवन होता है, कहीं कभी कभी उदासीन भी पूछ देता है, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल, मतलब इसका आंसर क्या होगा? तो 7 से कम ए आंसर होगा। एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, सूत्र में n बराबर 3 रखने पर यहाँ पे हो जाएगा C3H4। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सूत्र। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ही साइंस के अच्छे सवाल हैं, और वो निकालती है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
क्षार धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? इसका नाम है ऑर्लोन एक्रिलेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसके उपचार में प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है? किसके उपयोग में प्रशांतक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें का आंसर जो है एक से ज़्यादा है, क्योंकि प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग है जिनका उपयोग तनाव तथा छोटे या बड़े मानसिक रोगों में किया जाता है। तो इसमें से एक से ज़्यादा है, क्योंकि मानसिक रोग भी दिया है, तनाव भी दिया हुआ है। यह अच्छा होने की भावना को अभिप्रेरित करके चिंता, तनाव, क्षोभ अथवा उत्तेजना से मुक्ति देता है। इसलिए इसमें जो है आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पूरा PDF मिल जाएगा, आप आराम से तैयारी कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो बहुत इजी हो सवाल। निकट दृष्टि दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहां से चलने वाली किरणें बिना समंजस क्षमता लगाए रेटिना पर मिलती है। अतः इस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो ये तो बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर। पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है, विशिष्ट रूप से कितनी आवृत्ति होती है? तो ये भी सवाल इजी हो जाना चाहिए। पराश्रव 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी सा सवाल था। जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। इन्हें मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जीव जैसे कुत्ता, चमगादड़ तथा बिल्ली आदि इन्हें सुन सकते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है, चमगादड़ की कितना आवाज़ सुन सकता है? तो ये ज़रूर इनका उदाहरण ध्यान रखिएगा। कुत्ता, चमगादड़ तथा बिल्ली सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर मनुष्य सुन सकता है 20,000 से नीचे। आइए देखिए अगला सवाल 71। सांपों में टांगें नहीं पाई जाती है, क्योंकि सांप में टांग क्यों नहीं पाया जाता? सांपों में टांगें नहीं पाई जाती है क्योंकि इसके शरीर में टांगों का कोई उपयोग नहीं होता है। ये रेंगकर चलते हैं, अतः जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई। जीव जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं, जैव विकास के दौरान वह विलुप्त हो जाता है, इसलिए टांगें नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से एक से ज़्यादा दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर भी ई होगा। आइए देखिए अगला सवाल, ज़रूर ध्यान रखिएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो ये है आपका कॉन्ड्रेन, ए आंसर। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होता है? अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थों का? तो इसमें से एक से ज़्यादा ही हो जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर मुख्यतः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसमें सभी दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी ई होगा। ठीक है, ई क्यों होगा आपको बता दिया गया। केले में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है कायिक जनन? तो केले में कायिक जनन जो है प्रकंद द्वारा तथा अंतःभूस्थारी द्वारा होता है। तो प्रकंद द्वारा भी दिया है और अंतःस्थारी भी दिया है, तो इसके अनुसार भी आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ई क्यों हुआ? क्योंकि ये भी है, ये भी है, समझ गए। आइए देखें अगला सवाल। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, बहुत बार सवाल ये बना है। कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकीय का उत्सर्जन अंग नहीं है? कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका हिपेटोपैंक्रियाज नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन?
अग्नाशय से, यकृत से, प्लीहा से, हृदय से। तो ये कहाँ से होता है? ये अग्नाशय से होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सवाल है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बी कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ध्यान जरूर रखिएगा। ए आंसर। जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। किससे संबंध है? ये डार्विनवाद से संबंधित है। तो ये डी आंसर, ये भी ध्यान रखिएगा। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? विडाल टेस्ट का संबंध किससे है? तो मोती झरा यानी टाइफाइड से है। ये भी ध्यान रखिएगा। ए आंसर। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? तो बढ़ जाएंगे आपके ओजोन के कारण। ठीक है, ओजोन गैस की कमी के कारण। ए आंसर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की थी? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो किस आयोग ने की थी इसके संस्तुति? तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी, और इसको किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, बहुत इजी अच्छा सवाल है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? आपात उपबंध की घोषणा जो है आपके अनुच्छेद 352 से 360 में निहित है। ए आंसर। ठीक है, लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव इसमें से ई आंसर है, क्योंकि तो बहुत पहले ही हुआ था। इसमें 1977, 80, 66 और 99 दिया है। इसके अनुसार आंसर ई है। ठीक है, कब हुआ था आप ज़रूर देखकर कमेंट कीजिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि राज्यसभा भंग करने का विषय नहीं है, बहुत बात बताया गया है। तो ये किसी को अधिकार नहीं है, राज्यसभा भंग करने का विषय नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? ये भी अच्छा सवाल है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में। बी आंसर। बहुत अच्छा सवाल हैं सारे। 42वें संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। इसमें से क्या जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से? अभी मैंने बताया ऊपर में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सी आंसर। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कौन सी जनगणना पर 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है? तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, सी आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बंगाली। ठीक है, उम्मीद है ये भी आंसर जानते होंगे आप लोग। नहीं जानते हैं तो अभी भी जान जाइए। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बंगाली। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में बताइए, इसमें से कौन सा चारों में से? तो सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, डी आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? कैसे विघटन किया जा सकता है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन?
तो संसद द्वारा, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश करने वाले कौन थे? तो बलवंत राय मेहता समिति थे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज त्रिस्तरीय चलाने वाले, ठीक है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, किससे लेता है? एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार संतुलित करने के लिए, ठीक है। ए आंसर, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। छोटे और सीमांत किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला ये। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो किस योजना का किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का। सी आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है। आम बजट 2020-21 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? ये भी सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग जानते होंगे 370 लगाकर जो है हटाकर लद्दाख और कश्मीर को अलग किया गया, केंद्र शासित बनाया गया, तो लद्दाख पे सवाल बनना आम बात है, ठीक है। तो ये 5,938 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ध्यान रखिएगा। ए आंसर। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है, कौन सा आयोग है? तो ये आयोग है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत बार पूछा है एग्जामों में, घुमा फिरा कर पूछता रहता है। कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती? तो ये कौन सी नहीं आती? खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ये भी सवाल बहुत बार बना। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा, बहुत बार पूछा है और ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में कितनी है? विगत 10 वर्षों में कितनी है? तो ये 16.4% है। ये सी आंसर, ध्यान रखिएगा। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत करने वाला कौन था? तो बिहार था, इसलिए ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। बिहार ने किन 2 शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया है? बिहार के किन 2 शहरों का चयन जो है राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया था? तो वो किया गया था पटना एवं बोध गया का, ठीक है। बी आंसर। बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार के छात्रों के लिए सब लोग ये जानते होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर तो ये 1 लाख रुपया है, ठीक है। और BPSC पास करने वालों को भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितना मिलता है ये लोग भी सब जानते होंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति सी राजगोपालाचारी। सी आंसर, ठीक है। बहुत ईजी, अच्छा सवाल है। गुट निरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बरोज टिटो ने की थी, में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? गुट निरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में। कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें भाग लेने वाले थे आपके पूरे 25 देश, ठीक है। सॉरी,
भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो बने थे आपके वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सब लोग जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है आपसे, और इस साल के बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल थे। ठीक है, तो सवालों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश या, ठीक है। आइए और भी सवाल हैं, 2-3 सवाल बहुत अच्छे अच्छे। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? बताइए, कितना अच्छा सवाल है। और ये अंगीकृत किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हुआ था उस दिन हमारा देश। ठीक है, तो संविधान भी उसी दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सब लोग जानते हैं। अब सबसे पहली बार कब गाया गया था ये राष्ट्रगान? ये अगर जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? कौन बने थे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो बाबू जगजीवन राम जी को बनाया गया था। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। ये सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछाते रहता है। लेकिन बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आज के 50 सवाल। कैसे लगे? जिनको बनाना है तो आराम से देखिए, बनाइए पीडीएफ से, आंसर देखकर खुद मिलान कीजिए, ताकि अपनी तैयारी में और चांद लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको सवालों के आंसर यहाँ पे सबका दिया हुआ है अच्छी तरह से। ठीक है, आराम से देखिए, समझिए। कैसा रहा वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन कैसे रहे और ये आपके जो है आंसर यहाँ सबके दिए हुए हैं। आराम से देखिए, समझिए। ठीक है ना? तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।